अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में एक डर का माहौल, एक भय का माहौल ये उत्पन्न हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि ट्राइबल स्टेटस मिलने से जो वहां पे एट्रोसिटी एक्ट होता है, जो दलित वर्ग के, जो अनुसूचित जाति वर्ग के संरक्षण के लिए जो कानूनी प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट 1989 में किया गया था, उसके प्रभावित होने से, और जो पंचायती राज चुनाव की जो प्रणाली होती है, जो इलेक्शन का जो वहां नामांकन जो प्रतिनिधित्व लोगों को मिल रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। ऐसा जो मानना है ये कोई अपने आप। अभी हमने किन्नौर को स्टडी किया। 2005 के बाद किन्नौर के अंदर वर्बली बात भी हुई, हमने आरटीआई के अंदर भी ये मैटर मंगवाया है। जहां पे भी हमारी बात हुई है 2005 के अंदर किन्नौर के अंदर भी एट्रोसिटी के कोई केस नहीं आ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो हमारे पास एक उत्तराखंड के अंदर की उत्तरांचल हाई कोर्ट के नैनीताल की एक रिपोर्ट आई है, दौलत कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है। वो 2017 का केस है। 7 जनवरी 2017 को जो सुनवाई उस केस की हुई है, उस केस में कहा गया है, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट है उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूरा उत्तराखंड के अंदर एट्रोसिटी एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 लागू होता है, लेकिन जो जोनसार बाबर वाले एरिया में ये प्रभावी नहीं है। तो अगर ये जनजातीय क्षेत्र शिलाई हो जाता है, रेणुका हो जाता है, हमारा राजगढ़ हो जाता है, तो निश्चय ही ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सारे लोग समान रहेंगे। जब वो जनजातीय क्षेत्र घोषित हो जाएगा, उसके बाद अगर वहाँ एट्रोसिटी एक्ट नहीं लागू होगा, तो वहाँ पे जो उत्पीड़न की घटनाएं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और एक स्तंभ से अगर ये वहाँ पे असत सही मायने में एट्रोसिटी एक्ट खत्म होता है, तो वहाँ पे जो दलितों के जो उत्पीड़न का, अनुसूचित जाति वर्ग के उत्पीड़न का एक लाइसेंस देना वहाँ के लोगों के लिए होगा। क्योंकि शिलाई के अंदर और राजगढ़ और आपका नैनीधार के, आपका जो आपका संगड़ाह का क्षेत्र है, जो गिरिपार का क्षेत्र आता है, यहाँ आए दिन एट्रोसिटी की घटनाएं होती रहती है। 2 हत्याएं यहाँ इस एरिया में हो गई है, जिसमें एक राजेंद्र है, जो डिटेल भी हम आपको देंगे, जो यहाँ नाहन हॉस्पिटल में रहे और थारी देवी मंदिर में गए थे, तो 7 पसलियाँ उनकी टूट गई थी, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जिंदान हत्याकांड केस है, जो बुरी तरह उन्हें कुचला गया था। अभी लेटेस्ट जो आपने देखा होगा कि शादी के अंदर जो वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से पहले अदृश्य लाइनें तो खींची पहले से होती थी, लेकिन अब शरेआम जो माइक के अंदर अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि जो खाना 2 तरह का बना है, इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो अलग बैठ के, उनके लिए अलग लाइन खींची गई है, तो उस लाइन में बैठ के वो खाना खाएं। तो दलित शोषण मुक्ति मंच की यही चिंता है। अगर सरकार करना चाहे जनजातीय क्षेत्र करें, लेकिन वो जनजातीय क्षेत्र जो अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों को खत्म करने के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ जनजातीय क्षेत्र होता है तो एट्रोसिटी एक्ट भी वहाँ उसी प्रभाव से लागू होना चाहिए, और जो चुनाव के अंदर जो रोस्टर प्रणाली लागू होती है वह भी, और दलित वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आशीष कुमार, जिला संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच, सिरमौर। हाँ जी, स्टडी किया है? नहीं लगता वही है ना। अगर 2 तरीके के ट्राइब होते हैं, कम्युनिटी ट्राइब हो रहा है, एरिया ट्राइब हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक फाइल बना के भेजी है कि वहाँ के एससी के 15% मिल रहा है, ओबीसी को 27% मिल रहा है, कि जो अदर वहाँ पे कम्युनिटी बसती है। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी, किन्नौर पेज से, किन्नौर अब तक। जब भी आप किन्नौर अब तक पेज से जुड़ते हैं तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं यह बताना चाहता हूं कि
ये जो एपिसोड है गांव शहर और राजनीति एपिसोड, इस एपिसोड को हम हमेशा यह कहते हैं कि यह किसी समुदाय व जाति व आस्था को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि विषयों को समझकर जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस नोट को आप समझें कि यह एपिसोड किसी जाति, समुदाय व आस्था को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि विषयों को समझकर जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर है सिरमौर के गिरिपार हाटी समुदाय, जहाँ पर जो है सरकार, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार ने अब तैयारी कर ली है और कहा भी है कि वहाँ जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इस पर जो है अनुसूचित जाति के समुदाय ने आवाज उठाई है। अगर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने में इनको मनाही नहीं है, लेकिन जो कानून जो बदस्तूर मिलता जाता है उसे मिलाया जाए। लेकिन जनजातीय क्षेत्र बनने के बाद आपको तो ये पता है कि एट्रोसिटी एक्ट लागू भी नहीं होता है और डर का माहौल है। और 154 पंचायतें के अधीन पंचायतें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के समुदाय भी है। और डिफाइन किन्नौर के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, किन्नौर को थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने। किन्नौर जो है ट्राइब एरिया जो है शुरू से ही रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब किन्नौर जिला नहीं बना था, और जब किन्नौर जिला नहीं बना था और किन्नौर में तहसील भी नहीं था, और ये तब से ट्राइब है। वो कैसा रहा है ये समझना है। किन्नौर का पहला जो जिला रहा है वो आपको पंजाब में पेप्सू जगह नाम पर जगह रहा है। और किन्नौर का जो तहसील रहा है चीनी, और उप तहसील रहा है रामपुर में। और ये जो किन्नौर में जो किन्नौरा ट्राइब है, ये तब से है जब पंचायती राज नहीं बना था और तब से है। लेकिन अ, जब राजस्व विभाग ने यहाँ पर सजरा नस्ब में जब यहाँ पर जो है खाना पूर्ति कोशिश की, जब भरने की परिवार रजिस्टर में, तो वहां पर जैसे जैसे लोग मिले वो अपने हिसाब से यहाँ पर जातियां काउंट करते रहे। तो इसलिए, और जब 1975 में शेड्यूल एक्ट लगा, इस चीज को ध्यान देना है, तो यहाँ पर पूरा एरिया शेड्यूल्ड एरिया में आता है, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ का जो पहला एमएलए नहीं हुआ करता था, पहला एमएलसी जो सरकार का नॉमिनेटेड हुआ करता था सरकार के द्वारा, और वो जो थे हमारे आदरणीय जीएस खालसू, जो स्पीलो के हुआ करते थे। किन्नौर के बारे में पहले समझना है। जो किन्नौरा ट्राइब है, ये तब का है जब जो है यहाँ पर पंचायती एक्ट नहीं थे, और जब यहाँ पर जिला नहीं था, जब यहाँ पर स्टेट नहीं था, ना तो हिमाचल स्टेट था ना किन्नौर जिला था। यहाँ पर पंजाब के अधीन था। और आपका पेप्सू जो नाम है, वो जो पेप्सू जो है पंजाब में आता है। और हमारा चीनी यहाँ का जो पहला जो है तहसील रहा है, उप तहसील रामपुर रहा है। उसके बाद जब 1954 में पंचायती राजस्व आया, तो यहाँ पर जैसे जैसे लोग मिले और अपने हिसाब से जातियां बना दी। और दूसरी बात, किन्नौर में जाति नहीं समुदाय होते हैं, इस चीज को समझना है। यहाँ अपने कानून होते हैं, यहाँ अपने कबीले हैं। और यहाँ पर हिंदुज्म लॉ कोई एक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर, हिंदू तरीके से पूजा नहीं होती, यहाँ शू को माना जाता है, शू को अहमियत दी गई है। तो ये हमारा किन्नौर का थोड़ा सा परिचय है। और 1975 में शेड्यूल एक्ट लगने के बाद जो है ये शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, और उसके बाद सभी यहाँ जनजाति है, और यहाँ पर जो है एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता है। अब बात आती है गिरी पार के। यहाँ पर गिरी पार के लोगों को चिंता है कि अगर शेड्यूल्ड जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वहाँ आर्थिक नुकसान क्या होगा, और वहाँ पर जो शिक्षा पर नुकसान क्या होगा, कानून पर क्या नुकसान होगा, आदि विषयों को समझेंगे। और हमारे जो जब 3 लाख से अधिक जनजातीय पुराने जनजातीय के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा हिमाचल के 4 जिले और भी है जो जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, तो पूरे चंबा, पांगी, हमारा किन्नौर को कितना नुकसान हो सकता है, लाहौल स्पीति किन्नौर को कितना नुकसान हो सकता है शिक्षा संबंधित से, और नौकरी आदि संबंधित से, बजट आदि संबंधित से। क्योंकि आपको पता है 7% जो 7% का जो मिलता है कोटा,
तो वो भी पूरा नहीं मिलता, 5% है, तो क्या यह भी घट जाएगा? तो आदि कई विषयों को यहाँ पर समझेंगे। किन्नौर को कितना नुकसान होगा अगर जनजातीय क्षेत्र जो है गिरी पार होता है, तो किन्नौर को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ता है, नौकरी के नुकसान को झेलना पड़ता है आदि विषय। तो हमारे साथ सभी अतिथियों को बुलाते हैं आपके समक्ष, जो भी आप लोगों का विषय रहेगा हमारे पटल पर रखें। और हमने पहले ही कहा है कि यह एपिसोड किसी भी समुदाय, किसी भी जाति और किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है या बढ़ावा देने का नहीं है। ये विषयों को समझ कर जो है जन तक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो चलिए मिलते हैं आज के अतिथियों से। आशीष सर, आपका नमस्कार, स्वागत किन्नौर अब तक पेज में। सर नमस्कार जी, नेगी साहब, आपका आपने आज ये जो किन्नौर अब तक का आपका जो कार्यक्रम चलता है चैनल, इसमें आपने आज एक शॉर्ट नोटिस के अंदर आपने जुड़ने के लिए कहा, और हम भी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन फिर भी आप के आग्रह को हम नहीं टाल सके और इसमें जुड़े हैं और चर्चा करेंगे क्या इसमें पॉजिटिव चीजें निकल सकती है, क्या इसमें प्रभाव दुष्प्रभाव गिरिपार को भी हो रहा है, और अन्य जो ट्राइबल के जो पहले से जिनको एसटी का दर्जा मिला है उनको क्या नुकसान हो रहा है, उस पर भी एक चर्चा करेंगे और एक इस दिशा की ओर जाएंगे कि जो हमारा समाज है वो टूटने के बजाय एक एकता में समाज बंटे। क्योंकि हमारा जिस प्लेटफॉर्म से मैं आता हूँ, हमारा मुख्य उद्देश्य ही समाज को जोड़ने का काम है, और जो दलित शोषण मुक्ति मंच का जो काम भी है, हम कोई भी शोषण के जो खिलाफ लड़ाई वो किसी जाति विशेष को देख के नहीं लड़ते। हमारा लड़ाई लड़ने का जो मकसद होता है वो शोषण को देख के हम लड़ाई लड़ते हैं। उसमें चाहे शोषित किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, दलित शोषण मुक्ति मंच हमेशा उस लड़ाई को शोषण समझ के लड़ता है। धन्यवाद, आज आपने मौका दिया। जी, एक अभी हम अतिथियों को बुलाने से पहले एक छोटा सा आपके पास एक ही सवाल रखेंगे, उसके बाद हम सबको बुलाएंगे। सवाल नहीं है, समझना है। जब गिरी पहाड़ का जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाएंगे तो राजनीतिक जो फायदे रह सकते हैं, राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं इसमें, जो जनजाति के 2 एमएलए बढ़ जाएंगे, और 2 एमएलए बढ़ जाते तो जनजाति का जो है आवाज जो है आगे तक जा सकता है। तो क्या यह सत्य है? देखिए नेगी जी, जो ये 154 पंचायतों का जो चला है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी जो एरिया या कोई भी हम चाहे आरक्षण की बात करें या ट्राइबल स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं, तो सीधा और सीधा ये आरक्षण से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हम इसमें जो संसाधनों का जो बंटवारा है, उस संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं, और संसाधनों के बंटवारे में किसकी कितनी हिस्सेदारी रहने वाली है वो हिस्सेदारी की बात करते हैं। और जब वो हिस्सेदारी बंटती है, हो सकता है किसी एक समुदाय को ज्यादा मिल जाए, किसी को एक कम मिल जाए, लेकिन ये विषय सरकार को देखना है। अब सरकार का काम क्या है कि सरकार ने जब ये जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की जो बात चली है, मेरे सिरमौर के अंदर मेरे ख्याल से 1969 से ये मुहिम चली है, और 1969 की जो स्थितियां थी उसके आधार पे ये मुहिम चली। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि उस समय की सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपनी हामी भरी है, क्योंकि भाई इसमें होना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थितियां खराब थी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां धीरे धीरे समाज परिवर्तन की ओर जाता है, परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन समाज के अंदर हुआ भी है, चाहे वो विकास के रूप में देख लीजिए आप, चाहे शिलाई की बात करें आप, 1969 का किन्नौर देख लीजिए, 1969 का लाहौल स्पीति देख लीजिए, 1969 का शिलाई देख लीजिए। उस समय की स्थितियां और 2022 की स्थितियों में आज अंतर दिन रात का अंतर आ गया है। आज तो शिलाई की बात करें, इन 154 पंचायतों की करें, 4-4 कॉलेज चल रहे हैं, 2-2 एसडीएम कार्यालय चल रहे हैं, तो ये सारी की चीजें आप देख लीजिए जुड़ी है। लेकिन 1969 के बाद स्थितियां बदली। आपका 1989 के अंदर एट्रोसिटी एक्ट आया, आपका 1996 के अंदर पैसा एक्ट आया, तो ये चीजें कई चीजें जुड़ती रही। पंचायती राज एक्ट आया 1969 में, तो वो भी नहीं था, तो पंचायतों के अंदर जो प्रतिनिधि जो चुनने, पंचायती राज व्यवस्था आई, वो सारी उसके पश्चात आई। और उसके पहले जो चलता था, मैं जोड़ना ये चाह रहा हूं कि ये संसाधनों के बंटवारे की जो लड़ाई चली है, इसमें हर पक्ष, चाहे वो
जनजातीय जो एसटी होना चाह रहा है वो अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है, जो एसटी नहीं होना चाह रहा है, जो शेड्यूल कास्ट जिसकी हम बात करें, वो अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। और ये लड़ाई मैं बार बार ये लड़ाई कह रहा हूं कि ये लड़ाई जातियों के ध्रुवीकरण की नहीं है, ये लड़ाई सरकार के साथ हमारी ये होनी चाहिए कि जब हिमाचल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल भेजा तो क्या जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या जिन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो क्या सरकार ने उन लोगों से इसके नफे नुकसान के बारे में चर्चा की या नहीं की। लेकिन मुझे अंदर वो धार्मिक रूप से, लेकिन इनको ये लगता है कि जातियों के आधार पे यहाँ स्वर्ण वर्सेस दलित यहाँ पे अगर ध्रुवीकरण किया जाए तो शायद चुनावी फायदा हो सकता है। लेकिन हमने सरकार के चुनावी फायदे में नहीं जाना है, हमने देखना है कि किस पक्ष को नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर ये ट्राइबल हो रहा है तो हम ट्राइबल के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो पहले से ट्राइब है, जो एसटी है, आपका किन्नौर के लोग हैं, जिसकी जो पॉपुलेशन मेरे विचार से अगर 84,298 के करीब जो पॉपुलेशन किन्नौर का है, लाहौल स्पीति का 31,528 के करीब है, आपका पांगी का 29,000 के करीब है, आपका फिर ये छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, कांगड़ा का मिला के इसमें अगर देखें मेरे ख्याल से 2-3 लाख 2.5 लाख के करीब शायद पॉपुलेशन टोटल जो अभी ट्राइब का है। इसमें गुज्जर कम्युनिटी हम उसको भी जोड़ लें तो वो बेनिफिट है। अब संसाधन क्या है, क्योंकि मैं जो विषय आपने रखा है इसी पे बात करूंगा। संसाधन क्या है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा कि हमारे पास कोई चावल है हमारे पास 10 क्विंटल, और पहले वही 10 क्विंटल जो चावल है वो 100 लोगों में बंटने थे। अब चावल वही है, संसाधन वही है, लेकिन अब उस चावल के बंटवारे के लिए वो 10 क्विंटल चावल के लिए मतलब कि जो 7.5% आरक्षण था जो ट्राइबल का, पहले तो 3 लाख लोगों में बंट रहा था, अब 3-3.5 लाख और उसमें जुड़ रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये सवाल होना चाहिए, चाहे वो किन्नौर के लोग हैं, लाहौल स्पीति के लोग हैं, पांगी के लोग हैं, कि हम सीधा विरोध नहीं कर रहे हैं, हम नहीं विरोध कर रहे हैं कि आप ट्राइब मत करो, लेकिन हम ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो उसी संसाधन के जो साधन सीमित संसाधन था, उसी सीमित संसाधन में आप 3.5 लाख लोगों को और जोड़ रहे हैं, और जो साधन है मान लो 10 क्विंटल चावल है, आप उस 10 क्विंटल चावल को 20 क्विंटल नहीं कर रहे हैं, 30 क्विंटल नहीं कर रहे हैं, खाने वालों की संख्या आप उसमें 10 गुना बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 3 लाख से 3.5 लाख और जोड़ रहे हैं, तो वो संसाधन तो उतना लिमिटेड सा है, तो उस संसाधन के अंदर लोग तो ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो क्या उस संसाधनों के बंटवारे के पीछे लोगों में खींचातानी नहीं होगी, लोगों को आपसी लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात जो हम एससी कम्युनिटी की करते हैं गिरिपार के अंदर, आपने देखा होगा कि पिछले हम 5 सालों का डाटा जो हम वेलफेयर डिपार्टमेंट का डाटा वो शेयर कर रहे थे, उसमें साफ है कि 115 केस एट्रोसिटी के हुए हैं, और जिसमें से ये 108 के करीब ही 154 पंचायतों के हुए। अभी पिछले कल की बात करें तो जिंदान हत्याकांड 7 सितंबर के दिन उनका जिंदान हत्याकांड हुआ था, इस शिलाई के अंदर इसको 5 साल पूरे हो गए। तो जिंदान हत्याकांड हुआ, वो क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि आवाज उठाते थे। और शिलाई के अंदर, संगड़ाह के अंदर आज ये जो कम्युनिटी का कह रहे हैं कि सभी ये हाटी ट्राइब है, 2006 के अंदर ये आरजीआई ने स्पष्ट कहा था कि हाटी एंड डोडरा क्वार कम्युनिटी आर नॉट होमोजीनियस कम्युनिटी, ये कोई एक समरूप जो हम बोलते हैं कि एक जैसी कम्युनिटी नहीं है। दूसरी बात, एट्रोसिटी वहां होती है, वहां बलात्कार वहां होते हैं, भेदभाव वहां होता है, देवता जो प्रथा है जैसे आपका देवीय संस्थान वहां चलते हैं। दूसरा एक वीडियो आज हम देख रहे थे, खुमली और जो खाप पंचायतें हम उनको एक जैसा मानते हैं, उसको जायज तरीके से घोषित करने की कोशिश करके जो खुमली होती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर वहां की जो खुमली है वो, तो मतलब ये चीजें गैर संवैधानिक है। और अगर ये कर रहे हैं, अगर आप इसमें इनको करना है, ट्राइब करना है, लेकिन तो जो ट्राइब करना है, लेकिन जो एससी के राइट्स, एससी कम्युनिटी के जो अधिकार है आप उनको बरकरार रखिए, आप एट्रोसिटी एक्ट को बरकरार रखिए। दूसरा बात नेगी जी, मैं किन्नौर के संबंध में भी जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने पीछे लाइव किया था, उसमें कहा किन्नौर के अंदर एट्रोसिटी एक्ट, किन्नौर के अंदर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता, लेकिन वहां पे एट्रोसिटी एक्ट है, लेकिन किन्नौर के लोगों के साथ अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके एट्रोसिटी करता है, वही ट्राइब का जो नागालैंड का है, आपका छत्तीसगढ़ का ट्राइब है, किसी भी ट्राइब के साथ जो होता है,
लेकिन किन्नौर के अंदर भी सामाजिक भेदभाव की स्थिति तो है आज भी बनी हुई, वहां जातियां हैं। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा ये मानना है, आप मुझे से दुरुस्त भी करेंगे, कि जब किन्नौर के अंदर ये ट्राइब हुआ था, ठीक है, किन्नौर के अंदर जो सब कास्ट है हमारे एससी के अंदर, पूरे हिमाचल की जो लिस्ट की आती है, जैसे हमारे कोली है, चमार है, डूम है, लोहार है, इस तरह की कास्टें हमारे जो शिलाई के अंदर इन 154 पंचायतों के अंदर आती है। लेकिन किन्नौर का इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। किन्नौर के अंदर जो एससी के अंदर जो कास्टें आती है, वो कास्टें ये सीधी मेरे ख्याल से कोली, चमार, लोहार, डूम इस तरह से नहीं वो प्रभाषित है। शजरा नस्ल जो आपके उसके अंदर है, उसमें इनका जो ट्राइबल भाषा में जैसे च्वांग है, ड्वांग है, कुछ इस तरह से उन्हें जो मेरे ख्याल से प्रभाषित किया गया है। शायद ये एडवांटेज वहां किन्नौर को रही होगी। और वहां पे जो मैं ये भी महसूस करता हूं कि जो किन्नौर के अंदर है, किन्नौर के अंदर मेरे ख्याल से जो भाषा है, जो सामाजिक जो लेवल की जो एक किन्नौरा ट्राइब है, लेकिन उसमें मेरे को लगता है कि जो ट्राइब्स के अंदर भी भाषा है, उस भाषा में भी मेरे ख्याल से फर्क है। मेरे ख्याल से कम्युनिटी वाइज अलग अलग भाषा वहां बोली जाती है। ठीक है, मान लेते हैं किन्नौरा एक ट्राइब है, लेकिन जो सामाजिक भेदभाव का जो वहां पे होता है, सामाजिक उत्पीड़न जो वहां होता है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता कि आप भी उस चीज को इनकार करेंगे कि सामाजिक भेदभाव तो वहां भी है। तो वहां की स्थिति को आज हम मान लो छोड़ भी देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो 154 पंचायतों का मुद्दा है, उस मुद्दे को हमें समझना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बचे। और दूसरा, आपका जो किन्नौर के अभी 7.5% लोगों को जो 7.5 आरक्षण मिल रहा है, तो उसमें डबल से ज्यादा आबादी और जुड़ रही है। तो किन्नौर को भी वो लगातार मेरे ख्याल से नुकसान है, लाहौल स्पीति के जो ट्राइब एरिया उनको भी नुकसान है। और दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट का तो सिरमौर में नुकसान हो ही रहा है। दूसरा, जो पंचायती राज एक्ट में जो प्रतिनिधित्व मिलता है, वो भी नुकसान हो रहा है। और नेगी जी, इसमें क्लियर है कि जो ये केंद्रीय समिति बनी है, हमारी केंद्रीय समिति से लड़ाई नहीं है, हमारी वहां की राजपूत कम्युनिटी से लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है, सरकार से सवाल हम भी करते हैं और उस कम्युनिटी को भी करना चाहिए कि आप क्यों नहीं ये सवाल सरकार से करते कि वहां पे आपने अगर करना है, कोई बेनिफिट देना है। हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर वहां विकास बुलाते हैं जी, हाँ, अन्य विकास की बात करनी है तो बीआरजीएफ फंड आप वहां पे लागू कर दीजिए। तो इस तरीके की बात फंड की आप कर सकते हैं। जी, यहाँ पर हमारे आज के अतिथि ने कहा कि संसाधन क्या है। संसाधन आपके पास, आपको जैसे इन्होंने उदाहरण दिया एक चावल को लेकर, पहले इतने लोग खाते थे और अब जो है, अब उसको 6 लाख के लोग खाएंगे। दूसरी बात, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक मतभेद भेदभाव ये तकरीबन सभी जगह है और ये दिखती बात नहीं है। यहाँ हमारा है कि जनजातीय क्षेत्र गिरिपार का अगर बनता है तो किन परिस्थितियों में हिमाचल के अन्य जो जो हमारे जनजातीय क्षेत्र उनको लॉस होना पड़ सकता है, इसी का हमारा चर्चा रहेगा। और यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आ रही है कि दलित शोषण मुक्ति एक मंच है जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सक्षम है। हम दलित यह नहीं चाहते कि हमारे अधिकार निष्क्रिय हो, हम चाहते हैं कि हमारे दलित को इसका अधिकार मिले। और बात हत्ती के लोगों की इसलिए चाहते हैं कि हमारे अधिकार निष्क्रिय हो, ज्यादा से ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट जिसकी वजह से हमारा समाज सुरक्षित है, अगर यह एक्ट खत्म हो जाए तो यहाँ के लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस प्रकार का इन्होंने प्रतिक्रिया किया है। तो चलिए अन्य अतिथियों को बुलाते और जानना चाहेंगे कि सामाजिक नुकसान क्या होगा, आर्थिक नुकसान क्या होगा, और जो हमारे जो बजट मिलते हैं उस पर कितना नुकसान होगा, और जो 7% का जो बंटवारा था कितना परसेंट में जाएगा, आदि विषय है। अन्य अतिथि हमारे साथ है सतपाल सर, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। आप सिरमौर से हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष हो, आपका पुनः स्वागत। आप अपना माइक ऑन करें जी। रमेश सर, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। अपना माइक ऑन करें सभी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के संघर्ष समिति जो अध्यक्ष है हमारे बुद्धा सेन जी, जंगीस और सामाजिक कार्यकर्ता, अपना कैमरा ऑन करें। सारे अपने कैमरे को ऑन करेंगे और विषय के मुताबिक मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा। रमेश सर, ये बताना चाहेंगे आर्थिक नुकसान और किन किन नुकसानों से अन्य जिलों में फर्क पड़ेगा अगर
जो है वहां पर जनजातीय समुदाय को जो है दर्जा मिलता है हाटी एरिया के, तो राजनीतिक परिक्षेत्र को देखते हुए, सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए, नौकरी को देखते हुए किन परिस्थितियों में अन्य जिला में फर्क पड़ेगा? रमेश सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, पैनल में सभी उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट सभी को नमस्ते, और किन्नौर अब तक पेज के सभी दर्शक जो लाइव है और इसके बाद जो ऑफलाइन में भी देखेंगे सभी को हम नमस्ते करते हैं, और हमारे राम भगत नेगी जी का धन्यवाद करते हैं कि आप अपने किन्नौर के अब तक पेज में हमें पुनः एक बार फिर जगह दिया। जहां तक आपने जो हमें सवाल किया, मैं केवल उसी का आंसर बता पाऊंगा। जहां तक एसटी और एससी की बात रही, तो गवर्नमेंट का जो मेन मकसद रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन दोनों कम्युनिटीज को, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट को जो ना मेन स्ट्रीम में लाना है भारत के, तो ये रहता है, इसमें ज्यादा हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन की बात है, तो ये रिजर्वेशन अलग अलग टाइप के, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो अलग आर्टिकल शायद 334 में है, वो एक अलग विषय, वो 10-10 साल के लिए एक्सटेंशन होते रहता है। और जो दूसरा रिजर्वेशन है हमारे पास SC ST का, ये रिजर्वेशन मेनली होता है, एक गवर्नमेंट जॉब में होता है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए होता है, और तीसरा जो इसका रिजर्वेशन का इम्पैक्ट होता है वो होता है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में एडमिशन के लिए होता है। तो जहां तक इसमें रिजर्वेशन लगता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट के लिए, इवन देन क्लास 2 के लिए भी, इवन देन हिमाचल के कैडर क्लास 1, मतलब हिमाचल कैडर के क्लास 1 के लिए भी रिजर्वेशन लगता है। 4% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 25% शेड्यूल कास्ट के लिए लगता है, और 20% जो है ना OBC का लगता है रिजर्वेशन। अब मान लिया जाए कि अगर आपका हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है, शेड्यूल ट्राइब को, जो शेड्यूल ट्राइब हाटी समुदाय को दिया जाएगा, किस टाइप का दिया जाएगा? एक तो शेड्यूल ट्राइब दिया जाएगा, दूसरा शेड्यूल्ड एरिया दिया जाएगा। तो जहां तक शेड्यूल्ड एरिया दिया जाने की बात होती है, तो उसमें मेनली 4 कंटेंट्स होने बहुत जरूरी होता है। एक तो कंटेंट्स होता है उसमें कि जो शेड्यूल्ड एरिया दिया जाना है उस एरिया को, तो वो एरिया में 50% लोग शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि उस एरिया के अंदर कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी है, पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? मान लो सपोज, क्या वहां के शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, क्या उनको भी शेड्यूल ट्राइब में जोड़ना चाहती है? यदि शेड्यूल ट्राइब में जोड़ना है, तो एक तरफ दूसरा लॉ चलता है कि मेयरली नोटिफिकेशन कैन नॉट चेंज कास्ट ऑफ एनी पर्सन और कम्युनिटी, सॉरी कम्युनिटी नहीं, कास्ट। किसी कास्ट को किसी नोटिफिकेशन से चेंज नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस, जब तक पार्लियामेंट से किसी जाति को खत्म ना किया जाए। तो अब यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे हाटी समुदाय के अंदर 154 पंचायत के अंदर, तो क्या उनको अगर शेड्यूल्ड एरिया दिया जाता है, तो अगर उनको ड्यूल स्टेटस गवर्नमेंट नहीं देगी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपके प्रधान, चेयरपर्सन, क्योंकि जैसे ही शेड्यूल्ड एरिया लग जाएगा, आपका जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, वो हावी हो जाएगा वहां पर, और भी बहुत सारी एक्ट है वहां पर हावी हो जाएगा। तो अगर ये ड्यूल स्टेटस नहीं देते हैं, तो वहां के लोगों को रिप्रेजेंटेशन में कमी आ जाएगा, मतलब अलग से रिजर्वेशन लगेगा, जैसे प्रधान नहीं बन पाएंगे वो लोग, और BDC में चेयरमैन नहीं बनेंगे, जिला परिषद में चेयरमैन है। तो इसलिए उनको हो सकता है शेड्यूल्ड एरिया दिया जाएगा, और उन्हीं को ट्राइबल का भी दर्जा दिया जाएगा, तो 50% से ऊपर पॉपुलेशन चला जाएगा। तो एक तो ये रह गया इसका एक कंटेंट्स, और दूसरा रहता है कि जो एरिया होता है शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कंपैक्ट होना चाहिए, कि कितना क्षेत्रफल है वो सरकार देखेगी कि हमने देना है नहीं देना है। और तीसरा वहां का रहता है कि जो वहां का जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है बाजार में, वो क्या उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होता है उससे क्या कम है, बिल्कुल लो चला हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और जो चौथा जो फैक्टर होता है इसके अंदर शेड्यूल्ड एरिया के लिए, वो देखा जाता है हमारे पास क्या बोलते हैं, जो एरिया होता है अनडेवलप्ड होता है, तो क्या उस एरिया को डेवलप करना जरूरी है, ये चीजें बातें देखा जाएगा। अब अगर शेड्यूल्ड एरिया दिया जाता है, तो सब जो चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे वहां के राजपूत है, ब्राह्मण है, सब शेड्यूल कास्ट में, तो वहां के भी एक चीज का लॉस हो सकता है। अगर वहां के जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, वहां जो सिरमौर के अंदर एक शायद ब्राह्मण कम्युनिटी है, उसको ही OBC का दर्जा मिलता है, शायद दूसरों को वहां नहीं है OBC, तो 27% का वो अवेल करते हैं, तब वो शेड्यूल्ड एरिया में आएगा, तो ऑटोमेटिकली उनको वो ये चला जाएगा, वो 4% में आ जाएंगे।
आपका वहां शेड्यूल कास्ट है, मान लो अगर शेड्यूल कास्ट को बोलेंगे कि नो हम आपको शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में रखते हैं, तो फिर उनकी क्या चली जाएगी, जो 25% जो हिमाचल के अंदर जो रिजर्वेशन है जॉब में वो चली जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में रिजर्वेशन वो चली जाएगी। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस हिसाब से क्या पॉलिसी लाती है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी लगभग शायद कवर हो गया, कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, हमारे संघर्ष समिति के बुद्धा सेन नेगी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारा 7% का जो कोटा मिलता है जनजातीय क्षेत्रों को, हिमाचल के और भी जनजातीय क्षेत्र है, तो शिक्षा में और नौकरी में कितना प्रभाव डाल सकता है? क्योंकि 3 लाख लोग एकदम आ जाएंगे जो है इस गिरी पार के, तो 6 लाख हो जाएंगे। जिस प्रकार से आबादी बताई 85,000 के करीब हमारे किन्नौर की है, तो किन्नौर को कितना इफेक्ट होगा जनजातीय क्षेत्र में हमारा जो 7% का? सबसे पहले नमस्कार राम भगत जी, आपको आपने मुझे मौका दिया। और आज का जो टॉपिक है गांव, शहर और राजनीति, तो जो वहाँ पे हाटी समुदाय के जो हमारे साथी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो अभी वहाँ पे जो संघर्ष चला है, तो मुझे प्रैक्टिकली तो उस विषय पे इतना नॉलेज नहीं है कि वो वहाँ का अभी करंट सिचुएशन क्या है। बट हमने ये देखा है, जैसे अभी हम किन्नौर में, मैं अभी हमारा जो एक नो मीन्स नो का जो कैंपेन है, मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ। तो जनजातीय क्षेत्र होने के बावजूद भी, चाहे वो अगर हाटी समुदाय के लोग वो एक अगर रिजर्वेशन के आधार पे या अदर डेवलपमेंट, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो बजट एलोकेट होता है, अगर उस तरीके की अगर हमारे वहाँ के हाटी समुदाय के लोगों की ऐसी कोई स्थिति है या जो है, वो तो खैर सरकार को देखना है। बट हमने देखा है कि हम जैसे हम हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी भरमौर है, तो संविधान के हिसाब से जैसे हमारे को शेड्यूल 5 के तहत जिसे माना गया कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, वी आर द इंडिजिनियस पीपल। तो हमने ये चीजें भी देखी है, इतने अधिकार होने के बावजूद संविधान के अंतर्गत, जैसे अभी हमारे किसी साथी ने भी जैसे हमारे राइट्स का भी जिक्र किया, जैसे पैसा कानून है, तो हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ऐसे देख रहे हैं कि वो ज़मीन पे वो चीज़ें लागू कहाँ होती है। तो अगर हम ये मान लें कि एक सिरमौर के अंदर हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत ये सारी सुविधाएँ और कानूनन एक वो सपोर्ट मिलता भी है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, तो वो जो अधिकार हैं हमारे को, संवैधानिक अधिकार, चाहे पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया के अंतर्गत है, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, चाहे वो एफआरए 2006 अधिनियम हो, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होने पे और उसको धरातल पे आने पे और हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको हासिल करने में ही बहुत अड़चनें हैं। क्योंकि अभी तक हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखा है कि एफआरए के तहत ही हाल ही में मतलब हमारे जो इंडिविजुअल जो राइट्स के तहत कुछ पट्टे मिल रहे हैं। बट आज से 2-3 साल पहले तक स्थिति इतनी खराब थी कि वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो हमारी सरकार में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि हों, तो हमारे को वो मतलब वो ट्राइबल मानने से भी इनकार करते थे। अभी मतलब स्थिति अभी ज़मीन पे ऐसी है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक जटिल मामला है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक मंशा है, चाहे वो हमारे जनजातीय लोगों को अधिकार देने की बात हो, तो वो बहुत एक तरह का वो जैसे
हमारे को एक संविधान में जो अधिकार मिले हैं, बट वो जब हम इसको धरातल पे देखते हैं तो वो जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे लगता है कि और जो हमने हमारे जो किन्नौर में जो हम जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चला है, तो हमें लगता है कि वो सब होने के बावजूद भी तो उसमें शायद बहुत हमारे को अपने अधिकारों को लेने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैं ख़ैर उस हाटी समुदाय का जो आप अभी एक्सपर्ट बहुत बैठे हैं, मुझे सीखने का मौका मिलेगा आप सबसे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस परिस्थिति में वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत अपना दर्जा लेना चाहते हैं या कुछ और वहाँ पे मूलभूत समस्याएँ हैं, चाहे वहाँ पे जो हमारे एससी समाज के भी लोग हैं, तो उनको भी उनका भी एक कंसर्न होगा क्योंकि हमने थोड़ा-सा इसमें एक हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की थी क्योंकि एसटी समाज के लोग शायद कहीं न कहीं थोड़े-से उससे खुश नहीं हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं जैसे पहले भी आशीष कुमार जी ने कहा था कि इतने संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें एक समाज के तबके के साथ बहुत सी मतलब उसको सप्रेस करना हो या किसी तरह का शोषण करना हो, वो भी एक रियलिटी है हमारे समाज का। तो वो जी शायद बड़ी सारी उसमें चीज़ें हो सकती है। मैं वो ख़ैर आप लोगों से सुन के और ये एपिसोड देख के सीखने का मौका मिलेगा। बट मेरा लास्ट में यही कहना है कि संवैधानिक अधिकार तो बहुत हैं। अगर वहाँ के हाटी समुदाय को भी ये एक शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत उनको ये अधिकार मिल भी जाता है तो बट हमें ये देखने को मिला है कि संघर्ष अपने अधिकारों को लेने का वो शायद वहीं पे खत्म नहीं हो जाता। शायद उसके बाद वो संघर्ष हमारे हिसाब से वो उसके बाद अपने अधिकारों की लड़ाई की संघर्ष तो तब कहीं न कहीं स्टार्ट हो गई। ये मुझे कहना है। जी बहुत खूब, क्योंकि आपने संघर्ष बहुत करीब से देखा है। आप हमारे पास इतने अधिकार होने के बावजूद भी हम अभी तक जो है उस अधिकार के नज़दीक नहीं रहते, सिर्फ खाली हमारे को ट्राइब घोषित किया गया है। तो चलिए आगे हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ प्रतिक्रिया आई थी हमारे नेगी साहब की, बुद्धा सेन जी की। इन्होंने ये कहा कि आखिर किन परिस्थितियों के अनुसार यह जो दर्जा लेने के लिए वहां के लोग चाह रहे। सतपाल जी, आप अपना माइक ऑन करें। जी सर। ऐसी क्या परिस्थिति आई है जबकि सब उनको पता है ऑलरेडी यहाँ पर जो ट्राइब का जो कोटा ऑलरेडी कम है, 3 लाख से पहले ऑलरेडी है, और उसमें वो क्या खाने को मिलेगा उनको, उनको क्या ऐसा बजट है, तो क्या राजनीतिक उनको जो है लाभ मिल रहा है या फिर अन्य लाभ मिल रहा है, तो किन परिस्थितियों के अनुसार वो दर्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल नुकसान आपका रेणुका और पछाड़ सीट से भी हो रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल जो है सीटों पर ज्यादा है, क्या जो है राजनीतिक परिक्षेत्र का लाभ ज्यादा है, या अन्य लाभ को देखते हुए ये जो राजनीति जो ट्राइब का अधिकार लेना चाह रहे जनजातीय। तो आप सतपाल सर आप कहें। राम भगत जी धन्यवाद आपका। मैं इसमें जो कुछ सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ ये है कि जो आपके इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां लगभग प्रभावित हो रही है। इसमें आपका पावटा का क्षेत्र भी कुछ आता है, इसमें आपका शिलाई का बहुत सारा क्षेत्र आता है। लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो शिलाई है, पूर्ण रूप से शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो इसके अंदर आ रहा है। और दूसरे में जो आपका रेणुका क्षेत्र है वो इसके अंदर इसकी 44 पंचायतें इसकी आ रही है, और आपका जो पछाड़ क्षेत्र है उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आपका शिलाई क्षेत्र है, शिलाई क्षेत्र में जो दलितों का जो शेड्यूल कास्ट का जो वो है लगभग 30% के लगभग वहां पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और जो आपका ये रेणुका क्षेत्र आता है इसमें 42.8% के लगभग दलित है। और जो आपका पछाड़ क्षेत्र आता है इसमें पूरा का पूरा 44 समथिंग के लगभग दलित इसके अंदर शेड्यूल कास्ट इसके अंदर आता है। साथ ही ये अपने आप में ये एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा आपको भक्तराम जी, वो ये है कि जो ये पूरा का पूरा सिस्टम चला है, ठीक है, बहुत समय से जो है वो आंदोलन हाटियों का चला था, और हाटियों के आंदोलन के अंदर वाकायदा ये चीज लगाई जा रही थी कि
इसके अंदर बहुत सारा विकास होगा, परंतु आप बाकायदा जब इसके अंदर किन्नौर का अगर आप उदाहरण देखा जाए तो किन्नौर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई वो आप लोगों से छुपी नहीं है। और जो आपका जिस आधार पे ये बाबर के आधार पे जो ये चीज की जा रही है उसमें भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे वहां पे भी विकास का हालात इतनी बेहतर नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे लगभग अगर ओबीसी और एससी को मिला दिया जाए तो ये लगभग 60% के लगभग ये जनसंख्या बनती है। तो एक चीज तो ये समझने की है कि क्या जब हम इस घनत्व के अंदर चले गए, इतना हमारा डिफरेंस ही हो गया है कि रिजर्वेशन के जो लोग हैं 40% के लगभग आपका अनुसूचित जाति और लगभग 20% के लगभग आपका अनुसूचित जो आपका ओबीसी का समाज रहता है, तो क्या इस सूरत में क्या कानून अलाउ करता है कि इससे ज्यादा वो? दूसरी बात यहाँ पे जो है वो किसानी पे बहुत बड़ी समस्या है कि वो ठीक है, यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो है बाकायदा किसानी। अभी जो हमारी शामलात भूमि है, शामलात भूमि जब सरकार ने वापस की तो यहाँ पे शामलात भूमि को सभी को आवंटित नहीं किया गया। यहाँ पे केवल 5 से 10% लोग ही शामलात भूमि के अधिकार उनको मिले हैं जो वापस हुई है, और उससे बहुत सारे लोग वंचित रहे हैं पूरी की पूरी जमीन से। आज के दौर में विश्व के अंदर जमीन है, अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो किसानों को बाकायदा जमीनें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो यहाँ पे जो कैश क्रॉप और तमाम तरह की फसलों की तरफ जो हमारे लाभकारी दाम और तमाम तरह की ये चीजें ये जानने की आवश्यकता। अभी जो इस समय जो लग रहा है, इस समय जो दौर लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने 2 खेमे में समाज को बांट दिया है। जो ये प्रदेश की सरकार है वो 2 खेमे में इस तरह से बांट दिया कि एक तरफ आपका आर्टी समुदाय का जो हमारा अपर कास्ट के लोग हैं उनको, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि सभी अपने अपने अधिकारों को चाहने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु एक चीज समझने की बात है साथियों कि जब ये हम लोग ये बात करते हैं तो ये बात इस तरह से है कि जब इतने 75 साल हमारी आजादी के हो गए और उसमें जब रिपोर्टिंग जब बाकायदा की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि ये यहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट अभी तक इन्हें विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अगर विकास नहीं हुआ तो वो सरकारें जो अभी तक रही है, वो चाहे जिसकी मर्जी सरकारें रही है, उन्होंने फिर क्या किया? यहाँ पे क्या डेवलपमेंट कोई नहीं हुई है। यहाँ पे बाकायदा आशीष जी ने और तमाम तरह के लोगों ने यहाँ पे गिनाया है कि यहाँ पे कितने एसडीएम ऑफिस है, कितने कॉलेजेस है और कितने स्कूल्स है। वो ठीक है, उस तरह की डेवलपमेंट हुई है, परंतु असल में इसके अंदर सच्चाई वाली बात तो ये कि हमें भी अपनी तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं है। ये बिल्कुल हम भी इस पक्ष के अंदर है कि ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित हो, परंतु जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अधिकार है वो यहाँ पे रहने चाहिए। वो चाहे एट्रोसिटी का है, चाहे वो आपका पंचायती राज सिस्टम का है, और चाहे वो आपका इलेक्शन में। देखिए, जब पंचायती राज सिस्टम के अंदर आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे प्रधान और तमाम तरह का बीडीसी डीडीसी है, वो तमाम तरह के जो चेयर पर्सन है, वो यहाँ पे उस तरह के हमें कोई अधिकार या कोई किसी भी तरह का इन लोगों को दिए नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी जो एनरोलमेंट आज के दौर में 2 यहाँ से विधायक है, रीना कश्यप जी और अपने विनय कुमार जी, तो यहाँ पे जब इस तरह का हो जाएगा तो विधानसभा के अंदर भी वो एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी। और जो ये आधे से ज्यादा सिरमौर आज के दौर में जो 5 सीटों के अंदर, उसकी लगभग 3 सीटों की लगभग कम से कम 3 सीटों को दोबारा से इसके अंदर वो ट्राइबल के अंदर चला जाएगा। तो जो आपका विशेष करके जो आपका ये शेड्यूल कास्ट का जो अधिकार है, उन अधिकारों के ऊपर सोचने की आवश्यकता है। सरकार इसको सोचे और लोगों को खेमों के अंदर ना बांटे। लोग जो खेमों के अंदर बांट दिए गए और आपस में जो एक लड़ाई की स्थिति पैदा सरकार ने कर दी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको दूर करने की आवश्यकता। जमीनों का आवंटन सही होना चाहिए। जमीनों का बाकायदा सभी लोगों के अंदर पास अगर जमीनें होगी, अभी तो इन चीजों से जब हम आगे को बढ़ने की बात करें तो समाज जब आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। ये जो रिजर्वेशन की और तमाम तरह की बात की जा रही, रोजगार पैदा नहीं सरकार कर रही है। रोजगार सरकार पैदा नहीं कर रही और लोगों को खेमेबाजी के अंदर बांट रही है ताकि वो अपने जो उनका वो है उससे पल्ला झाड़ सके। ये साथी मैंने कहना था। बाकी आप लोग जो भी रखेंगे प्रश्न आएगा निश्चित तौर पर। धन्यवाद। आशीष जी, जनजातीय क्षेत्र बनाने पर या भी जो भी हमारे को हिमाचल के अंदर में, भारत के अंदर में जो भी हमारे का रिजर्वेशन मिलता है, अब रिजर्वेशन तो नाम मात्र रह गया है क्योंकि नौकरियां तो खत्म हो चुकी है।
नौकरियां है ही नहीं है, सब प्राइवेट हो चुके हैं। तो फिर मतलब ही क्या रहा कि जो हमारे को जनजातीय क्षेत्र बनाने का, कहीं बहुत कम जो है आपका कुछ ही ऐसे संस्था रह गए हैं, सरकारी संस्था, जहां पर अब नौकरी रहे, वरना तो नौकरी अब बिल्कुल है नहीं है, कई बेरोजगार पड़े हैं, पहला सवाल। और दूसरा, अगर जनजातीय क्षेत्र बनता है तो क्या विकास, आप मानते हैं कि क्या विकास डबल होगा? सेंटर और राज्य सरकार का जो अलग से बजट जो है उस एरिया में मिलेगा और आप लोगों का भला होगा। दूसरी बात, इन दो पर आप जरूर बताएं। मिलता है तो वो तो अब आज के टाइम में मतलब ही नहीं रखता कि कहीं नौकरी सरकारी रही हो। अपनी प्रतिक्रिया रखें। नेगी जी, जो विषय है वो आपने अभी हम उस विषय की तरफ ठीक है आप बढ़ रहे हैं। सतपाल मान जी ने भी बात रखी, एडवोकेट साहब जी ने भी बात रखी। तो आरक्षण की बात है, मेनली आरक्षण से आता है और ये संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न है। और जब संसाधनों के बंटवारे की बात होती है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई नोकझोंक, आपसी टकराव होना लाजमी है। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये एज एसटी जो किन्नौर के आप लोग हैं, 1960 के अंदर जो एसटी के अंदर अनुसूचित जनजाति के अंदर कितने आपकी जो जनजातियां थी, वो 200 के करीब थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने मुझे करेक्ट कर देना है, क्योंकि मैं थोड़ा भी स्टडी नहीं कर पाया, जल्दबाजी में मैं आप बैठा हूं इस पे। मेरे ख्याल से 200 के करीब इसमें जनजातियां थी 1960 के करीब, 225 के करीब, शायद 225 या 250 के करीब। लेकिन 2022 आते आते इसमें 700 के करीब अनुसूचित जनजातियां ऐड हो गई हैं। तो जब ये 250 से या 250 से 700 के करीब अनुसूचित जनजातियां इसमें शामिल हो गई है, तो नेगी जी आप शायद मुझे दुरुस्त करेंगे, तो क्या ये जो आरक्षण है 7.5%, 1960 में भी 7.5% था, और आज जब इसमें 700 अनुसूचित जनजातियां और शामिल हो गई है तो आज भी क्या 7.5% है? एक प्रश्न तो यह है। वही है वो 10 क्विंटल चावल वाला, कि चावल तो उतने ही है लेकिन उसको हिस्सेदारी मांगने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं ना तो किन्नौर के लोगों से कहता हूं, ना लाहौल स्पीति के लोगों से कहता हूं, ना गुज्जर समुदाय से कहता हूं कि आप शिलाई के जो 154 पंचायतें का जनजातीय हो रहा है इसका विरोध करें। मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों से भी यही बोलने को कह रहा हूं कि सरकार करें, लेकिन जो संसाधन है उस संसाधनों का तो विकास करें। जिस संसाधन से आपने शेयर देना है, हिस्सेदारी इन लोगों को देनी है, अभी जो 3 लाख लोगों को आप दे रहे हैं उसी 7.5% में से 3.5 लाख लोगों को और देंगे, तो क्या उस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए या उस संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प है या नहीं है? तो ये सरकार को सोचना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है कि इसको क्षेत्र के आधार पर लड़ा रही है, इसको जाति के आधार पर लड़ा रही है। क्योंकि हिमाचल के अंदर ये मेरे ख्याल से इस जनजातीय क्षेत्र के मुद्दों को नजर में रखते हुए चुनाव को रिपीट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण तो हो नहीं सकता। तो यहाँ जातियों के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चाहे स्वर्ण आयोग वाला मैटर आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज को ध्यान रखना है, सिरमौर के अंदर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट होती है, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट को हटाने की साजिश है, बाकी मिले नहीं मिले। क्योंकि आज का जो दौर है आउटसोर्स हो गया है, एसएमसी में अध्यापक हो रहे हैं, पीटीए में अध्यापक लग रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां खत्म कर दी है, तो किस चीज के लिए ट्राइब की मांग कर रहे हैं? जहां विकास की बात है, आपने देखा होगा चंबा, सिरमौर के अंदर तो बीआरजीएफ जैसा फंड लगा है, उस दौरान विकास कितना हुआ है वो भी देखना है। और दूसरी बात, आज मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट के अंदर इतना बजट है, अगर उसमें बजट सरकार बढ़ाए तो विकास हो सकता है। और दूसरा, अगर करना ही है तो आप बीआरजीएफ की तरह कोई, जैसे बीआरजीएफ का फंड होता था, प्लान होता था, उसकी तरह कोई प्लान 154 पंचायतों के लिए कर दें। अब ये जो ट्राइबल के अंदर होगा, शायद आप मेरे को क्लियर करें अगर मैं गलत हुआ, मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का 9% बजट जो हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट खर्च सकती है, और उस 9% के हिस्से को इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकती। ऐसा ही एससी कंपोनेंट प्लान में और एसटी प्लान में भी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बजट को डाइवर्ट कर रही है। एससी कंपोनेंट का प्लान का जो पैसा कहां लग रहा है? मंत्रियों के रेस्ट हाउस बनाने के लिए खर्च हो रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए खर्च हो रहा है। वैसे ही शायद एसटी कंपोनेंट प्लान के पैसे के साथ हो रहा है।
दूसरी बात, जल जंगल और जमीन के ऊपर जो आदिवासियों का अधिकार था, किन्नौर के अंदर भी आपको अभी इन्होंने बात की थी, आपका नेगी जी ने शायद, वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की। तो मैं तो एज ए ट्रेड यूनियन में CI2 का भी जिला सचिव हूँ, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट किन्नौर के अंदर काफी है। तो मेरे ख्याल से वो भी फसलों को किसान सभा ने भी बड़ा मुद्दा उठाया था कि धूल से हो रही है। दूसरा क्या है कि हमारी मुलाकात RGI में भी हुई, ट्राइबल मिनिस्ट्री में भी हुई, रामनाथ अठावले से हमारी बात हुई। और संयोग देखिए, जब हम अर्जुन मुंडा जी के कार्यालय में बैठे थे, तो वहां पे हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हिमाचल के हमको वहां बाय चांस मिल गए। तो उन्होंने कहा, रामलाल मार्कंडे जी ने हमारे को कहा कि सरकार ने ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को इसमें बाईपास किया है, ट्राइबल मिनिस्ट्री को भी इसमें बाईपास करके सरकार ने प्रपोजल भेज दिया है RGI को कि इसको तो कर दो। तो क्या इसलिए या तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का कोई वजूद नहीं है, या रामलाल मार्कंडे जी का कोई वजूद नहीं है? आप ट्राइबल मिनिस्टर क्यों बनाते हैं जब आपने ट्राइबल मिनिस्टर से कंसर्न ही नहीं करना था, ट्राइबल मिनिस्ट्री से कंसर्न नहीं करना था? आपने सोशल जस्टिस जो मंत्रालय है, हमारे सरवीन चौधरी शायद उसके मंत्री है, जब उनसे नहीं कंफर्म करना था कि SC के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ST के लोगों पे, वो ट्राइबल मिनिस्टर से उनको रिकमेंड करवाना चाहिए था कि ये करना है नहीं करना है। जब उनको सरकार ने बाईपास किया, तो ये सीधी और सीधी मंशा जातीय ध्रुवीकरण बढ़ाने की है। और हमारा, जो मैं बार बार ये कहता हूं कि दलित शोषण मुक्ति मंच कोई भी लड़ाई जाति धर्म को देख के नहीं लड़ता, हम शोषण के खिलाफ लड़ाई शोषण को देख के लड़ते हैं। और आज भी इस जो एपिसोड आप कर रहे हैं, आपने भी अच्छा वो डाला है इसमें टैगलाइन कि हम किसी जातीय ध्रुवीकरण या इस तरीके का फैलाने की नहीं सोच रहे। और बीइंग एज ए जिम्मेवार चैनल और बीइंग एज ए जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन, हम उन ऑर्गेनाइजेशन का भी विरोध करते हैं जो सोशल मीडिया के अंदर राजपूत को गाली देते हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर ब्राह्मण को गाली देते हैं, अपर कास्ट को गाली देते हैं। हमारा यही स्टैंड है कि व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति, धर्म गलत नहीं हो सकता। उस जातियों के अंदर, उस धर्म के अंदर कुछ एक लोग गलत हो सकते हैं, तो हम लोगों को संविधानिक दायरे में रह के उन लोगों की चेतना का विकास करना है, उनको सुधारने की कोशिश करनी है। लेकिन जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर, जो चाहे वो अनुसूचित जाति के संगठन अगर वो द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं। और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश अन्य संगठनों के लोग करते हैं, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं। लेकिन आज लड़ाई हम अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों को बचाने की कर रहे हैं। आप किसी को ट्राइब बनाइए, लेकिन उसमें हिस्सेदारी भी बढ़ाइए। अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं, उस संसाधनों को भी बढ़ाइए। अगर संसाधनों का बंटवारा तो तभी सही तरीके से होगा जब संसाधन होंगे। तो यही मुझे इसमें कहना है। जी धन्यवाद। हमारा 1 घंटे का एपिसोड रहता है। अंतिम हमारे किन्नौर के दोनों अतिथियों से ये नहीं मिला कि जनजातीय क्षेत्र में क्या नुकसान होगा हमारे को, सामाजिक नुकसान, शिक्षा का नुकसान होगा, शिक्षा या आर्थिक नुकसान, क्योंकि 3 लाख थे अब 6 लाख हो जाएंगे। हमारे बुद्ध सेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये जरूर बताएं। जी बिल्कुल। अभी जैसे हमारे आशीष जी ने भी कहा कि अगर इसी तरह का, पहली बात तो देश आजाद हुए लगभग 75 इयर्स हुए हैं। तो ये कौन सी मतलब मापदंड होनी चाहिए कि किसी एरिया को डेवलप, अगर वहां पे किसी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटी होना है, विकास होना है किसी क्षेत्र का, तो मतलब एक तरह का कोई जाति विशेष, मतलब विकास करना है तो स्टेटस बदलो। बिल्कुल। ये मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वो है। तो जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हर चीज में राजनीति सही नहीं है, क्योंकि विकास अगर किसी क्षेत्र का करना है तो किसी ने रोका नहीं है। तो वो जरूरी नहीं है कि एक तरह का कोई माइनॉरिटी या कुछ वो करके ही किसी चीज का डेवलपमेंट होगा। और मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि अगर हम जनजातीय डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की मैं बात करूं तो वो डेवलपमेंट कहाँ दिखती है? अगर हाटी समुदाय को भी अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो ये चीज वहां के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो कोई रातों रात कोई ऐसा चीज होने वाला नहीं है कि डेवलपमेंट का कोई वहां पे बड़ा एक तरह का कुछ प्रपोजल्स आएंगे, कुछ अलग तरीके से वहां काम होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि स्थिति अलग है। अगर हम संवैधानिक उसमें देखें तो वो चीजें हम मानते हैं, वो अधिकार हैं, वो राइट्स हैं, उस तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज वो चीजें होनी चाहिए, बट वो धरातल पे कहाँ हैं? पर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की बात करूं तो
वो चीजें कहीं दिखती नहीं है। और साथ ही साथ ट्राइबल होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में एक चीज अगर हम देखें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जैसे मैं हमारा संघर्ष जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ है, तो मैं इसका भी जिक्र करना आवश्यक समझूंगा। तो टिल डेट 3000 प्लस मेगावाट अभी तक वो इंक्रीज हो ही रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर हिमाचल के कंपेयर में, तो वो इतना अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्राइबल का तो एक अलग वो चीज होनी ही चाहिए, बट वो भी नहीं है। और इतनी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे हमारे संसाधनों को लूट के यहाँ पे बनी है, जो विकास के नाम पे जो विनाश हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो वो भी कहाँ दिख, वो रियलिटी है नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो जो भी सरकार डेवलपमेंट की जो बातें करती है, जो वादे करते हैं, चाहे वो ये कंपनीज हमारे से एनओसी के वक्त जो हमारे किन्नौर के निचले क्षेत्र के साथ जो ठगी हुआ है, अगर नाथपा जाखड़ी आप देखें तो एशिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है। और उस तरीके के कईयों हमारे क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनका अगर आप डे टू डे देखें तो वो करोड़ों में उनकी इनकम है। तो उसी से रिगार्डिंग अभी हमारा ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो इन कंपनियों का जो एक तरह का यहाँ पे एक माफिया राज हम कहेंगे, जहाँ पे प्रशासन और सरकार भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चुप बैठी है। मतलब हमें समझ नहीं आती कि क्या मजबूरी है कि वो उन पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे हमने अभी देखा है हाल ही में एक हमारे क्षेत्र में जो लाडा के तहत एक इश्यू आया था, जहाँ पे सारी लगभग मैक्सिमम जल विद्युत परियोजनाओं का सारे जो डेवलपमेंट का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है सब पेंडिंग पड़ी है, और वो हजारों करोड़ में पेंडिंग पड़ी है। तो हम ये अपने लोगों को, अभी हमारा जो संघर्ष है यही हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। संवैधानिक इतने अधिकार होने के बावजूद हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे को जो शेड्यूल 5 का जो दर्जा मिला है, जिसे माना गया है कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, और जिसमें बहुत सख्त कानून हैं, तो इतने सब होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की जो एक्टिविटीज हमारे क्षेत्र में हो रही है, तो ये समझने की जरूरत है कि अधिकार लेने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना ही होगा, और वही स्थिति किन्नौर की है। और इस तरीके की जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे रुक नहीं रही है। बम्पर टू बम्पर हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रस्तावित हो ही रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो आप समझ सकते हो। और अगर हाटी समुदायों को भी हमारा ये मानना है कि एक इस तरीके का कोई ट्राइब के अंतर्गत दर्जा मिल जाने से कोई रातों रात कोई चेंजेस नहीं आना है। अगर सच में वो शोषित हैं, कोई चीजें वहां पे नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे और भी जो भी पॉलिसीज हो सरकार की, अगर उनको लगता है कि वो इन चीजों से कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं पीछे वो रह रहे हैं समाज से, तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी वहाँ के समुदाय को संघर्ष तो करना ही होगा। जी धन्यवाद आपका प्रतिक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, इतने सारे कानून होने के बावजूद भी हम अभी तक जो है यहाँ के किन्नौर के अंदर में लूटे जा रहे। तो बहुत बहुत आभार आप जुड़े। अंतिम एक दो रमेश सर नौकरियां नहीं रही है तो आरक्षण का मतलब ही क्या रहा? ऐसे आपके सामने देखे होंगे कई प्रकार के आरक्षण। किन्नौर के अंदर में महिला थी, एक महिला का जो है अभी एक भर्तियां हो रही थी महिला का कुछ उसमें शिक्षा करने इसमें। तो तो वहां पर जो आरक्षण था, महिला आरक्षण जो अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो अपंग आरक्षण मान लेते, अपंग आरक्षण को मान लेते। तो ऐसे कई आरक्षण तो बांट के रखे हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत तो जीरो है। आप इस पर प्रतिक्रिया दे दें तो क्या जनजातीय क्षेत्र को बनाए जाने पर वहां पर ज्यादा विकास होगा, या फिर अभी तक विकास नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन? रमेश जी। राम भगत जी,
मैं इस विकास पर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आपने मेरे से कि अगर जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय को बढ़ाया जाता है तो किन्नौर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज मैं विकास पर आंसर नहीं दे पाऊंगा, कमेंट्स नहीं दे पाऊंगा, उसकी कुछ मजबूरी है, लेकिन इस पर बताता हूँ रिजर्वेशन पर। इसमें क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए हम हाटी समुदाय को एसटी देते हैं और शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी दे देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर पर, लाहौल स्पीति और पांगी बरमौर पर पड़ना ही पड़ना है। टोटल अगर देखेंगे तो 2.5 लाख से अब जो है ना हमारे शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट लिया जाता है। तो अब जब वहां से ट्राइब आएगा तो आजकल देखो एजुकेशन 3 जगह मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन एंड एडमिशन में होता है। तो आप देख रहे हैं अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप जेडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे किन्नौर के जो बच्चे इवन देन सोलन, शिमला और सोलन तक जो स्टडी कर पा रहे हैं वो बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। रेयरली 1% या 2% बच्चा निकल रहा है, वो बिल्कुल अलग मैटर है, उसको छोड़ो। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। वही बच्चे निकल पा रहे हैं जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे चंडीगढ़ में एजुकेशन ले रहे हैं, दिल्ली में ले रहे हैं, मुंबई में ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों में ये देखने में मिल रहा है। और आप इधर नौनी की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आईसीएआर की बात करेंगे, नहीं निकल रहे हैं। इसका रीजन यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इधर से 3 लाख लोग और आएंगे। आप वैसे भी जानते हैं जो सिरमौर में कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी का एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है सिरमौर में। अब बताइए उन बच्चों के साथ हमारे बच्चे ने compete करना, हाउ कैन पॉसिबल कि हमारे बच्चे यूपीएससी में निकल पाए और स्टेट कैडर में निकल पाए। बहुत मुश्किल सा स्टेज आ रहा है आज के डेट में। मैं बहुत सारी काउंसलिंग देखता हूँ, हमारे बच्चे अगर नॉन आईसीआर की बात करते तो एसटी का जो पोस्ट होता है, वो चाहे आप फॉरेस्ट्री की बात करो, आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करो, 92 परसेंटाइल पर एसटी का क्लोज हो जाता है सीट, और शेड्यूल कास्ट का जो जा करके 60 परसेंटाइल पर क्लोज होता है। तो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर वहां से 3 लाख, मतलब अबाउट 3 लाख लोग आ गए तो ये परसेंटाइल एसटी का जो ना जा करके 98% पर जाना है। तो इसके साथ साथ अगर या तो इधर एसटी का वो भी बढ़ा दे, अब एसटी का अगर मतलब परसेंटेज बढ़ाते हैं उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि भाई आप रिजर्वेशन कर दो, जो मर्जी करो, वो स्टेट करे जो मर्जी, लेकिन जो रिजर्वेशन है 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आज के डेट में ऑल इंडिया लेवल पर हमारा 49.50% जो ना रिजर्वेशन है। अब बताइए इधर से आपका ईडब्ल्यूज आया, ईडब्ल्यूज को तो 10% जो ना वहीं से निकाला, जनरल कैटेगरी में से निकाल के दे रहे हैं। तो अब मान लो इस हिसाब से तो हमको परसेंटेज ज्यादा बनने की भी आशंकाएं, मतलब रास्ते जो ना बंद है। तो अब देखो सरकार किस टाइप से कर पाती है कि भाई अगर परसेंटेज बढ़ता है तो थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर परसेंटेज यही रहता है इनकी तरह, भाई संपदा एक ही जैसा रहेगा और खाने वाले बहुत ज्यादा आएंगे, तो बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा, हम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और जिलों पर, शेड्यूल्ड एरिया पर पड़ेगा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर परसेंटेज बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर परसेंटेज घटता है तो फर्क पड़ता है। और आपने ये भी जिक्र किया कि 50% जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। तो बहुत बहुत आभार, आप लोग आज के एपिसोड में जुड़े। फिर कभी, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड है, तो अन्य हमारे 2 अतिथि हैं, इनसे लास्ट हम 2-2 मिनट का समय लेंगे। सतपाल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंतिम जाते जाते? हाँ सर, जाते जाते ये है कि ठीक है, अगर ये एसटी का दर्जा करवाना चाहते हैं, ठीक है, एसटी का दर्जा हो, परंतु हमारे अधिकार सुरक्षित रहे। दूसरे में नौकरियां जो अभी केवल प्राइवेट कर दी गई है, तमाम तरह की जो नौकरियों से बिल्कुल जो भी नौकरियां मिल रही वो ठेके पे मिल रही, वो बाकायदा उसके लिए पक्की नौकरियों की व्यवस्था हो। और दूसरे में जहाँ ट्राइबल के आपके बजट की बात है, अगर आप वहां पे ट्राइबल एरिया घोषित करें तो निश्चित तौर पे इसको भी, इसके बजट को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पे फिर किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं रहा। और भेदभाव जो तमाम तरह के, उसके लिए सरकार बाकायदा वो उसके लिए अभियान चलाए और आपसी जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके लिए, उसको मिटाने के लिए भी इसी तरह का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। जी धन्यवाद। आपने बहुत कहा कि अधिकार सुरक्षित हो, नौकरियां मिले और साधन जो है हमारे परिचित हो। तो चलिए, हमारे आशीष सर, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? नेगी जी, मैं बस इतना इसमें कहना चाहूंगा कि इस विषय के अंदर एक तो जो हमारी सामाजिक एकता वो बरकरार रहनी चाहिए, और दूसरा जब ये ट्राइब कर रहे हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि 1960 के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां 225 के करीब थी, आज ये 700 हो गई है, तो क्या वो आरक्षण संसाधन बढ़ा है उसमें? दूसरा ये सोचना चाहिए
तीसरा ये है कि जो एससी 40% आबादी गिरिपार के क्षेत्र में 154 पंचायतों में एससी की है, उसके अधिकारों के विषय में क्या सोचा आपने? और दूसरा ये बात है कि आपका तो किन्नौर में ठीक है और शजरा नस्ल में रमेश सर, आप कुछ कहना है, चाहेंगे? ब्राह्मण है और कास्ट का भी, और जब ये ट्राइबल हो जाएगा ये तो चलिए, है, तो मुझे नहीं लगता कि एमएलए के अंदर कभी भी डोमिनेशन जो रहा है किन्नौर में भी अपर कास्ट का रहा है, एससी का। रमेश सर, आप अपनी बातों को रखें। हाँ, उस सतपाल सर ने बोला था कि भाई जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और जो डिस्क्रिमिनेशन है या एट्रोसिटी है वो रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 244(1) के तहत 5th शेड्यूल बना है। 5th शेड्यूल्ड में गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है, उनको इनहेरेंट पावर दिया गया है। वो प्रेसिडेंट के उन पर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, किसी भी एक्ट को या उस एक्ट के किसी सेक्शन को या उस एक्ट के किसी पोर्शन को किस शेड्यूल्ड एरिया में लागू करना है या नहीं करना है, वो उनके हाथ में होता है। अगर सपोज अभी किन्नौर की भी ये है कि हम किन्नौर में भी देख रहे हैं, बेशक वो शेड्यूल्ड एरिया है, बट वहां पर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। तो कुछ लोग कुछ अपने पता नहीं किस वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे, फ्रंट में नहीं आ पा रहे। तो एससी और एसटी जो एक्ट है वो आपस में नहीं लगता है, परंतु जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो शेड्यूल ट्राइब है वो कास्ट बेस पर नहीं है, वो कम्युनिटी बेस पर है। अगर हम कम्युनिटी किनारा और कानौरा कम्युनिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग जातियां हैं। तो वो जो जातीय रिफ्लेक्ट होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के शजरा नस्ब में दिखता है। तो शजरा नस्ब के अनुसार ही किसी के कास्ट में वो होता है, डिटरमाइन होता है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं शजरा नस्ब के अनुसार मेरी कास्ट ये है और यहाँ पर एससी और एसटी के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं लगता है, तो जिला किन्नौर के उस कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन के थ्रू गवर्नर, ऑनेबल गवर्नर के पास, हिमाचल प्रदेश गवर्नर अप्रोच करना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपको 5th शेड्यूल्ड में पावर दिया गया है कि भाई किसी एक्ट के किसी पोर्शन को, एक्ट को, सेक्शन को कहाँ शेड्यूल्ड एरिया में लागू करना है, नहीं करना है। तो वही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस एक्ट को डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कास्ट बेस पर जो ना इसको अलाउ कर दो, तो वो ओपन हो सकता है। मेरे हिसाब से कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी धन्यवाद। आशीष सर, आपकी अंतिम बातें रह गई थी, आप बताएं जरा। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसमें कि एक तो जो 225 से 700 के करीब अनुसूचित जातियां इसमें ऐड हुई है, दूसरा ये है कि जो एससी के राइट्स 154 पंचायतों में वो बरकरार रहने चाहिए, और तीसरा ये है कि जो किन्नौर के अंदर भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमको डर क्या है कि अगर ये सिरमौर के अंदर ये लागू हो जाता है तो आज जो 2 सीटों के ऊपर सीधा रिप्रेजेंटेशन एमएलए के रूप में मिल रहा है, पंचायती राज में मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। और जहां कास्ट का डोमिनेशन रहता है जैसे किन्नौर के अंदर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी जो एससी कास्ट जो है किन्नौर के अंदर, कि कभी वहां से कोई एमएलए बना होगा किन्नौर से या कोई एमपी बना होगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ भी आ जाएगी। कागजों में तो हम एसटी समरूप हो जाएंगे, जो ये लोकपुर समिति भी बोलती है कि एक जैसा लोग होने चाहिए, वो हो जाएंगे, लेकिन मंशा यही होगी कि डोमिनेंस रहेगा अपर कास्ट का, और जो एसटी सब हो जाएंगे, लेकिन कागजों के अंदर या जो सामाजिक स्थिति वहां पे तो एससी ही रहेगा, उनका उसी तरीके से शोषण हो जाएगा और एक गुलामी का जीवन जीने के लिए दोबारा से उनको प्रेरित किया जाएगा। जी धन्यवाद। ये हमारा धन्यवाद सर, आप लोग हमारे आज के पेज से जुड़े, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हमारा जो आज का विषय था, हाटी समुदाय, जो हाटी का जो क्षेत्र है अगर जनजातीय बनता है तो पूरे जो हिमाचल के अन्य जनजातीय क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों ने समय निकाला, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आज का हमारा जो एपिसोड था गांव शहर और राजनीति, और यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि किन्नौर का हमने परिचय करवाया कि किन्नौर जो ट्राइब है, किन्नौरा जो ट्राइब जो घोषित किया गया है, यह उस समय का घोषित किया गया है, सभी को जानना है। किन्नौरा ट्राइब घोषित पहले से ही है,
इस चीज को ध्यान देना है, ये तब का है जब हिमाचल स्टेट नहीं था और किन्नौर स्टेट जिला नहीं था। हिमाचल का जो है पंजाब एरिया के साथ था, और पेप्सू जगह जो है पेप्सू, यह एक पेप्सू स्टेट के साथ जुड़ा हुआ था जो पंजाब में आता है। और यहाँ पर चीनी जो हमारा जो तहसील हुआ करता था, उप तहसील हमारा रामपुर भी हुआ करता था। 1950 में ये जो 1950 के दौरान जब पंचायती राज से पहले, 1954 की बात करेंगे हम, पंचायती राज से पहले जब राजस्व विभाग ने किन्नौर का जो है परिवार रजिस्टर की जो भरपाई करने की शुरू की, तो वहां पर जैसे जैसे जो है काम करते थे वह वैसे वैसे जातियां दर्शित करती गई। और जो है ये सजरा नस्ब में सजरा जो सजरा की गलतियां हुई है जो आज भी जो किन्नौर के अंदर में है। और 1975 में शेड्यूल एक्ट लगने के बाद शेड्यूल्ड एरिया लगाया गया है। और ये शायद सबको जानने वाली बात है, यहाँ पर किन्नौरा जो एससी है वो भी अगर उसके पास शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, वो एमएलए का सीट भी लड़ सकता है, प्रधान का सीट भी लड़ सकता है। ये समझने वाली बात है कि किन्नौरा जो एससी है वो शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार के अनुसार से यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब जो सर्टिफिकेट मिलता है, प्रधान का पद भी लड़ सकता है, एमएलए का पद भी लड़ सकता है। तो ये किन्नौर के लिए किन्नौर का जो हम विषय बता रहे हैं। और हमारा विषय था अगर जनजातीय क्षेत्र बनता है। देखिए 1960 तक 200 कुछ के करीब 225 या 30 के करीब जो है जातियां थी, और अब 700 जातियां जो जनजातीय क्षेत्र में आ गया है। कोटा आपका 7.5% ही रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पैनल में जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि जो आज का एसटी जो फाइट करता है 99% तक फाइट करता है, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट्स के पेपर या अन्य फॉरेस्ट्री में हो। और जो शेड्यूल कास्ट का जो रैंक जाता है वो 60% तक जाता है। तो आज आबादी के बढ़ने से, जनजातीय क्षेत्र की आबादी बढ़ने से, और अभी 3 लाख और आएंगे, तो हमारे जो बच्चों का जो 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 कैटेगरी होता है, जो जो रिजर्वेशन है, वो बहुत टफ तक जा सकता है, जिसको फाइट जो 100% पर फाइट करना पड़ सकता है। तो चलिए, तो आपको यहाँ अब देखना पड़ेगा जो 99% तक जाएगा ओबीसी और 90 जो है जनजातीय क्षेत्र बराबर के जो अधिकार में होंगे कंपटीशन में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल हमारा साप्ताहिक बुलेटिन होगा, और आज का ये एपिसोड आप लोग जुड़े रहे। और हमारा प्रयास रहता है कि विषयों को समझकर और आप तक पहुंचाना, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह हमारा एपिसोड किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी आस्था को, धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है और ना बढ़ावा देना है, बल्कि विषयों को समझकर जनता तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। आप हमारे पेज के साथ जुड़ते हो, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हो तो हमारे पेज को शेयर और फॉलो करें। और अगर आपको हमारा पेज का कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है तो आप हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम को साप्ताहिक बुलेटिन में, और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।